इस वीडियो में दिखाई दे रहे इन दोनों की शादी को अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए थे। परिवार में हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा काला दिन आएगा जो इस पूरे परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लेगा। एक दिन दहाड़े इस लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शुरुआत में हर किसी को लगा कि इसके पीछे किसी बाहरी दुश्मन का हाथ होगा, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, एक ऐसा सच सामने आया जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी थी। शादी के सिर्फ 15 दिन बाद ही उसने अपने पति की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इस साजिश को अंजाम देने के लिए उसने शादी में मिले पैसों से ही अपने पति की सुपारी दे दी। लेकिन जब पुलिस ने इस केस की जांच कर पूरी सच्चाई दुनिया के सामने रखी, तो ऐसे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए कि सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव दहशत और हैरानी में डूब गया। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में आने वाले नगला दीपा गांव से। इसी गांव में एक यादव परिवार रहता था जो इलाके के संपन्न और प्रतिष्ठित परिवारों में गिना जाता था। परिवार के मुखिया सुमेर सिंह यादव ने सालों की मेहनत से हाइड्रा और क्रेन का बड़ा कारोबार खड़ा किया था। उनके पास 12 हाइड्रा मशीनें और 10 क्रेन थी और उनका कारोबार उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग जिलों तक फैला हुआ था। निजी ठेकों के साथ साथ उन्होंने कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया था, जिससे परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह संपन्न था। सुमेर सिंह यादव के 4 बेटे थे, संदीप, अक्षय, सचिन और सबसे छोटा बेटा दिलीप सिंह यादव। चारों भाई अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने में उनका हाथ बंटा रहे थे। साल 2019 में कारोबार आगे बढ़ाने के लिए 21 साल के दिलीप को उत्तर प्रदेश के औरैया जिले भेजा गया ताकि वो वहां का काम संभाल सके। नगला दीपा और औरैया के बीच लगभग 60 मील की दूरी थी, जिसे तय करने में करीब 2 घंटे लगते थे। इसी वजह से शुरुआत में दिलीप ने औरैया में किराए का मकान लिया, लेकिन कारोबार लगातार बढ़ता गया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काम इतना अच्छा चलने लगा कि कुछ ही समय बाद दिलीप ने औरैया में अपना खुद का घर भी खरीद लिया। साल 2025 की शुरुआत इस परिवार के लिए खुशियों से भरी होने वाली थी। पूरे घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, क्योंकि 5 मार्च 2025 को दिलीप की शादी उत्तर प्रदेश के फफूंद की रहने वाली प्रगति यादव से तय हो चुकी थी। दोनों की प्रेम कहानी करीब 3 साल पहले शुरू हुई थी और उनकी मुलाकात भी एक बेहद दिलचस्प संयोग का नतीजा थी। दिलीप के बड़े भाई संदीप यादव की शादी पारुल नाम की लड़की से हुई थी। संयोग की बात यह थी कि पारुल की छोटी बहन ही प्रगति यादव थी। पारुल की शादी के बाद प्रगति का अपनी बहन के ससुराल आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान दिलीप का भी प्रगति के घर आना जाना शुरू हुआ। हालांकि दोनों ने पहली बार एक दूसरे को संदीप और पारुल की शादी के दौरान देखा था, लेकिन उस समय उनके बीच कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। समय बीतने के साथ दोनों की बातचीत फोन कॉल और मैसेज के जरिए शुरू हुई और धीरे धीरे ये बातचीत रोज की आदत बन गई और फिर दोस्ती कब प्यार में बदल गई, इसका एहसास शायद उन्हें भी नहीं हुआ। आखिरकार दोनों ने फैसला किया कि वो पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ निभाएंगे, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये खुशी बहुत जल्द एक ऐसी दर्दनाक घटना में बदलने वाली है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। जब दिलीप ने अपने परिवार को बताया कि वो 12वीं तक पढ़ी लिखी प्रगति से शादी करना चाहता है, तो परिवार ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि दिलीप के माता पिता नहीं चाहते थे कि एक ही परिवार की 2 बेटियां उनके घर की बहू बने। उन्हें डर था कि आगे चलकर इससे परिवार में परेशानियां और रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। दूसरी ओर प्रगति अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग थी। उसने दिलीप से साफ कह दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आईं, वो शादी सिर्फ उसी से करेंगी। दिलीप भी अपने प्यार और फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं था। दोनों ने हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प ले लिया था। आखिरकार दोनों की जिद और सच्चे प्यार के आगे दोनों परिवारों को झुकना पड़ा। बच्चों की खुशी को सबसे ऊपर रखते हुए परिवारों ने इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद 5 मार्च 2025 को हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार दिलीप और प्रगति की शादी पूरे धूमधाम के साथ संपन्न हुई। शादी में बड़ी संख्या में रिश्तेदार और मेहमान शामिल हुए, जिन्होंने नवविवाहित जोड़े को ढेरों शुभकामनाएं, उपहार
और नकद राशि भेंट की। दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर बेहद उत्साहित थे। शादी के बाद प्रगति ने अपने स्नेही स्वभाव और अपनापन से पूरे परिवार का दिल जीत लिया। महज 3 दिनों के भीतर ही वो परिवार का ऐसा हिस्सा बन गई थी मानो सालों से उसी घर की सदस्य हों। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये खुशियां ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। शादी को अब भी कुछ ही दिन हुए थे, फिर आया 14 मार्च 2025, होली का दिन। जिस इलाके में दिलीप और प्रगति रहते थे, वहां वर्षों से एक परंपरा चली आ रही थी कि नई नवेली दुल्हन अपनी पहली होली अपने मायके में ही मनाती है। इसी परंपरा को निभाने के लिए प्रगति भी अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। इसी परंपरा का पालन करते हुए 10 मार्च 2025 को प्रगति अपनी पहली होली मनाने के लिए मायके चली गई। उधर दिलीप ने भी अपने परिवार के साथ होली का त्योहार हंसी खुशी मनाया। त्योहार खत्म होने के बाद 19 मार्च को वो एक बार फिर अपने काम पर लौट गया। उस समय दिलीप को कन्नौज में बन रहे एक सरकारी स्कूल के निर्माण कार्य के लिए क्रेन और हाइड्रा मशीनें उपलब्ध कराने का ठेका मिला हुआ था। पूरे दिन का काम खत्म करने के बाद शाम को वो अपनी हाइड्रा मशीन लेकर घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसने अपने बड़े भाई संदीप और पत्नी प्रगति को फोन कर बताया कि उसका काम पूरा हो चुका है और वो घर लौट रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद दिलीप ने दोबारा अपने बड़े भाई संदीप को फोन किया। इस बार उसने बताया कि उसे घर पहुंचने में थोड़ी देर हो सकती है। दरअसल रास्ते में बाइक पर सवार 2 आदमियों ने दिलीप से मदद मांगी थी। उनका कहना था कि उनकी मोटरसाइकिल नहर में फंस गई है, क्योंकि दिलीप उस समय हाइड्रा मशीन के साथ ही लौट रहा था। इसलिए इंसानियत के नाते उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। इसके बाद काफी समय बीत गया, लेकिन दिलीप घर नहीं पहुंचा। शुरुआत में परिवार को लगा कि शायद काम में थोड़ी देर हो गई होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी चिंता बढ़ने लगी। आखिरकार संदीप ने दिलीप को कई बार फोन किया। पहली 1-2 कॉल का कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन जब संदीप ने फिर से कॉल की तो इस बार फोन किसी और ने उठाया। फोन के दूसरी तरफ औरैया पुलिस थी। ये सुनते ही संदीप के होश उड़ गए। पुलिस ने सबसे पहले उससे पूछा कि जिस व्यक्ति को आप फोन कर रहे हैं उससे आपका क्या रिश्ता है। घबराए हुए संदीप ने जवाब दिया कि वो मेरे छोटे भाई दिलीप यादव हैं। संदीप ने पुलिस से पूछा कि लेकिन उसका फोन आपके पास कैसे पहुंचा, क्या सब ठीक है? इस सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय पुलिस ने संदीप को औरैया के एक अस्पताल का पता बताते हुए तुरंत वहां पहुंचने के लिए कहा। साथ ही बताया कि दिलीप गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। इतना सुनते ही संदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मन में एक के बाद एक कई डरावने सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिलीप अस्पताल पहुंच गया, उसकी हालत इतनी गंभीर कैसे हो गई। इसके बाद बिना एक पल गंवाए संदीप ने अपने भाइयों और माता पिता को साथ लिया और सभी तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हो गए। अस्पताल पहुंचकर जब परिवार ने दिलीप की हालत देखी तो उनके होश उड़ गए। दिलीप बुरी तरह घायल था और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। इसके बाद पुलिस ने परिवार को पूरी घटना की शुरुआती जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक पालिया गांव के 2 लोग अपने खेतों की ओर जा रहे थे। तभी उनकी नजर गेहूंओं के खेत में बेहोशी की हालत में पड़े एक आदमी पर गई। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे और शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान थे। ये दृश्य देखकर दोनों घबरा गए और तुरंत गांव के लोगों को बुलाने के लिए दौड़ पड़े। इसके बाद गांव वालों ने बिना देर किए इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची। मेडिकल टीम ने जब दिलीप की जांच की तो पता चला कि उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। समय की गंभीरता को देखते हुए उसे तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। शुरुआत में पुलिस और गांव के लोगों को लगा कि शायद दिलीप किसी सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों की जांच ने पूरे मामले की तस्वीर ही बदल दी। डॉक्टरों ने बताया कि दिलीप के सिर पर किसी भारी और धारदार हथियार से कई गहरे वार किए गए थे। इतना ही नहीं, उसके सिर के पीछे गोली भी मारी गई थी। गोली लगने की पुष्टि होते ही पुलिस को समझ आ गया कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि पूरी योजना के तहत किया गया जानलेवा हमला था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत मामले की गहन जांच शुरू कर दी। सबसे पहले दिलीप के परिवार से पूछताछ की गई। पुलिस ये जानना चाहती थी कि क्या दिलीप किसी से दुश्मनी थी या किसी प्रकार का विवाद चल रहा था। परिवार ने पुलिस को बताया कि उनके अनुसार दिलीप बेहद शांत और सरल स्वभाव का इंसान था। वो अपने काम से काम रखता था, किसी से बेवजह विवाद नहीं करता था
और ना ही उसकी किसी से कोई निजी रंजिश थी। तो आखिर कौन ऐसा हो सकता था जो उसकी जान का दुश्मन बन बैठा? इस सवाल का जवाब उस समय किसी के पास नहीं था। अपने बेटे की गंभीर हालत देखकर परिवार पूरी तरह टूट चुका था। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामला बेहद गंभीर था, इसलिए पुलिस ने भी हर पहलू से इसकी जांच शुरू कर दी। इधर अस्पताल में डॉक्टर दिलीप की जान बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार तमाम कोशिशों के बावजूद 21 मार्च 2025 को, यानी घटना के 2 दिन बाद, इलाज के दौरान दिलीप की मौत हो गई। दिलीप की मौत की खबर सुनते ही पूरा परिवार बिखर गया। जिस घर में महज 16 दिन पहले शादी की शहनाइयां गूंज रही थीं और जश्न का माहौल था, उसी घर में अब मातम पसरा हुआ था। नई दुल्हन के स्वागत के लिए जो घर सजाया गया था, वहीं अब एक जवान बेटे की अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। पूरा परिवार गहरे सदमे में था। रिश्तेदारों और गांव के लोगों की आंखें नम थीं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस शादी ने इस घर को खुशियों से भर दिया था, वही घर कुछ ही दिनों बाद हमेशा के लिए दर्द, आंसुओं और सन्नाटे में डूब जाएगा। दिलीप की मौत के बाद उसकी पत्नी प्रगति पूरी तरह टूट चुकी थी। शादी के महज कुछ ही दिनों बाद उसके सिर से पति का साया उठ चुका था। वो फूट फूट कर रो रही थी और उसकी हालत देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई थीं। पूरे परिवार को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की थी कि सिर्फ 21 साल की उम्र में विधवा हो चुकी प्रगति अब अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताएंगी। अभी तो उसने अपने नए जीवन की शुरुआत ही की थी। शादी की खुशियां ठीक से महसूस भी नहीं कर पाई थीं कि उसकी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई। इधर दिलीप के शव का पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसे देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। रिपोर्ट में दर्ज चोटों से साफ पता चल रहा था कि दिलीप की हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी। उसके सिर पर किसी भारी और धारदार हथियार से कई बार वार किया गया था। इतना ही नहीं, उसे गोली भी मारी गई थी। शरीर पर मौजूद चोटों के निशान साफ बता रहे थे कि हमलावरों का मकसद सिर्फ उसकी हत्या करना नहीं था, बल्कि उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि ये कोई अचानक हुई वारदात नहीं, बल्कि पूरी योजना के तहत अंजाम दिया गया हत्याकांड था। हत्या में दिखाई गई क्रूरता इस ओर इशारा कर रही थी कि इसके पीछे या तो गहरी दुश्मनी थी या फिर कोई बड़ी साजिश। इसके बाद पुलिस ने दिलीप हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए अपनी जांच तेज कर दी। मामले की तह तक पहुंचने के लिए कई टीमें बनाई गईं। जांच की शुरुआत उस आखिरी फोन कॉल से हुई जो दिलीप ने अपने बड़े भाई संदीप को किया था। पुलिस ने सबसे पहले उस कॉल की लोकेशन ट्रेस की। इसके बाद उस लोकेशन से लेकर पालिया गांव के उस गेहूं के खेत तक का पूरा रास्ता खंगाला जहां दिलीप गंभीर हालत में मिला था। इसके बाद पुलिस ने पूरे रास्ते में लगे सभी CCTV कैमरों की फुटेज इकट्ठा करनी शुरू की। खास तौर पर उस समय की रिकॉर्डिंग खंगाली गई जब दिलीप ने अपने भाई को फोन कर बताया था कि रास्ते में बाइक सवार 2 आदमी ने मदद मांगी है, इसलिए उसे घर पहुंचने में थोड़ी देर होगी। कई घंटों तक फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को एक बेहद अहम सुराग मिला। पालिया गांव जाने वाली सड़क पर लगे एक CCTV कैमरे में दिलीप एक मोटरसाइकिल पर 2 लोगों के बीच बैठे हुए दिखाई दिया। ये दृश्य पुलिस के लिए बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि दिलीप ने अपने भाई को बताया था कि वो 2 आदमियों की मदद कर रहा है, लेकिन अब वो खुद उन्हीं की बाइक पर बैठे नजर आ रहा था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर वो दोनों आदमी कौन थे। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने CCTV फुटेज की बारीकी से जांच शुरू की। फुटेज को कई बार देखने के बाद बाइक चला रहे व्यक्ति का चेहरा साफ दिखाई दिया। साथ ही पुलिस ने मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नोट कर लिया। जब उस नंबर की जांच की गई तो जो सच सामने आया उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। पता चला कि बाइक चला रहा व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं, बल्कि रामजी नागर नाम का एक कुख्यात अपराधी था। उसके खिलाफ हत्या, लूट और कई गंभीर अपराधों सहित 10 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वो कई बार जेल जा चुका था और हैरानी की बात यह थी कि घटना से महज 1 सप्ताह पहले, यानी 12 मार्च को ही वो जेल से रिहा होकर बाहर आया था। एक तरफ दिलीप, एक मेहनती और सीधा साधा इंसान, दूसरी तरफ रामजी नागर जैसा खूंखार अपराधी। दोनों का एक साथ दिखाई देना पुलिस के लिए इस बात का साफ संकेत था कि ये कोई सामान्य हत्या नहीं, बल्कि
पहले से रची गई गहरी साजिश का हिस्सा हो सकती है। पुलिस के पास रामजी नागर का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद था, इसलिए उसकी तलाश शुरू होते ही पुलिस ने अपने मुखबिरों को सक्रिय कर दिया। कुछ ही समय में मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने रामजी नागर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे लंबी और कड़ी पूछताछ की गई। शुरुआत में वो लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा और हत्या में अपनी किसी भी तरह की भूमिका से इनकार करता रहा। लेकिन जब पुलिस ने सबूतों के आधार पर सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार वो टूट गया। पूछताछ के दौरान रामजी ने जो खुलासा किया उसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। उसने बताया कि दिलीप की हत्या उसने अपनी मर्जी से नहीं की थी, बल्कि उसे इसके लिए सुपारी दी गई थी। ये सुपारी अनुराग यादव नाम के एक व्यक्ति ने दी थी। अनुराग यादव का नाम सामने आते ही पुलिस ने तुरंत दिलीप के परिवार से उसके बारे में पूछताछ की, लेकिन परिवार ने साफ कहा कि वो इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। इससे मामला और भी उलझ गया। आखिर ऐसा कौन था जिसका दिलीप के परिवार से कोई सीधा संबंध भी नहीं था, लेकिन उसने उनकी हत्या की सुपारी दे दी? अब पुलिस का अगला निशाना अनुराग यादव था। रामजी नागर की निशानदेही पर पुलिस ने उसके ठिकानों पर दबिश दी और कुछ ही समय में अनुराग यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अनुराग की गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस की एक टीम सीधे दिलीप के घर पहुंची। उस समय घर में रिश्तेदार, पड़ोसी और गांव के कई लोग मौजूद थे। सभी को लगा कि पुलिस शायद जांच के सिलसिले में कुछ और सवाल पूछने आई है। पुलिस ने सबसे पहले दिलीप की पत्नी प्रगति को बुलाया और उससे सामान्य तरीके से बातचीत शुरू की। परिवार को भी लगा कि पुलिस सिर्फ पूछताछ कर रही है, लेकिन तभी अचानक एक महिला कांस्टेबल आगे बढ़ी। उसने प्रगति का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगी। ये देखकर पूरे घर में हड़कंप मच गया। परिवार और गांव के लोगों ने पुलिस से सवाल किया कि आखिर प्रगति को इस तरह क्यों ले जाया जा रहा है। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर एक नई नवेली दुल्हन जिसने कुछ ही दिन पहले अपने पति को खोया है, उसे पुलिस क्यों गिरफ्तार कर रही है। तभी पुलिस ने सबके सामने ऐसा खुलासा किया जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को हैरान कर दिया। पुलिस ने बताया कि दिलीप की हत्या के पीछे किसी बाहरी दुश्मन का नहीं, बल्कि उसकी अपनी पत्नी प्रगति का हाथ था। पुलिस के अनुसार जांच में मिले सबूतों और आरोपियों के बयानों से यह साफ हो चुका था कि इस पूरे हत्याकांड की साजिश रचने में प्रगति की भी अहम भूमिका थी। ये खुलासा सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। किसी को भी अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस प्रगति ने पिछले 3 साल तक दिलीप से प्यार किया था और अपनी मर्जी से उससे शादी की थी, आखिर वही उसके कत्ल की साजिश कैसे रच सकती थी? ये सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्यार की ये कहानी इतनी दर्दनाक और खौफनाक अंजाम तक पहुंच गई? जब पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की तो धीरे धीरे पूरा सच सामने आने लगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने इस हत्याकांड की पूरी तस्वीर ही बदल दी। दरअसल साल 2019 में दिलीप के बड़े भाई संदीप यादव की शादी प्रगति की बड़ी बहन पारुल से हुई थी। इसी रिश्ते के जरिए दोनों परिवार एक दूसरे के संपर्क में आए थे। प्रगति के परिवार में उसके माता पिता के अलावा 3 बड़े भाई थे। घर की सबसे छोटी संतान होने की वजह से प्रगति की पढ़ाई 12वीं कक्षा तक ही हो पाई। इसी दौरान प्रगति के घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर रहने वाला 29 साल का अनुराग यादव उसकी जिंदगी में आया। अनुराग की BSc की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद भी साल 2025 तक वो बेरोजगार था। हालांकि गांव में उसने अपनी एक अलग ही छवि बना रखी थी। वो लोगों के सामने खुद को एक अमीर व्यक्ति के रूप में पेश करता था। कभी उसके दोस्त उसे महंगे कपड़े और जूते दिला देते, तो कभी वो उन्हीं की बाइक या कार लेकर पूरे गांव में घूमता था। कई बार लोगों ने उसे हवाई जहाज से सफर करते और महंगे होटलों में ठहरते हुए भी देखा था। इन सब वजहों से गांव के लोगों को लगता था कि अनुराग किसी संपन्न परिवार से है और उसके पास खूब पैसा है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। उसके पास अपनी खुद की एक मोटरसाइकिल तक नहीं थी। जब पैसे खत्म हो जाते तो वो कुछ कमाई करने के लिए खेतों में ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। यानी उसकी पूरी शान और शौकत केवल दिखावे पर टिकी हुई थी। फिर भी अपनी बनावटी रईसी और प्रभावशाली अंदाज के दम पर उसने गांव की कई लड़कियों को प्रभावित कर रखा था और उन्हीं में से एक थी प्रगति। हालांकि इस कहानी में एक और अहम पहलू था। अनुराग और प्रगति के परिवारों के बीच कई वर्षों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।
इस विवाद को लेकर दोनों परिवारों में कई बार झगड़े हुए थे और मामला पुलिस तक भी पहुंच चुका था। ऐसे में कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि जिन दो परिवारों के बीच इतनी दुश्मनी थी, उसी दुश्मनी के बीच एक ऐसा रिश्ता पनप रहा था जो आगे चलकर एक खौफनाक साजिश की वजह बन जाएगा। इन्हीं पारिवारिक विवादों की वजह से भले ही अनुराग और प्रगति के घर एक दूसरे से महज कुछ कदमों की दूरी पर थे, लेकिन दोनों परिवारों के बीच इतनी कड़वाहट थी कि उनके रिश्तों में कोई मेल जोल नहीं था। यही कारण था कि शुरुआत में प्रगति को अनुराग से खुलकर बात करने का कोई मौका नहीं मिलता था, लेकिन जब भी उसकी नजर अनुराग पर पड़ती, उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती। शायद उसी समय उसके मन में अनुराग के लिए प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे किस्मत ने भी दोनों का साथ देना शुरू कर दिया। एक दिन जब प्रगति घर के पशुओं को चारा दे रही थी, तभी अनुराग ने मौका देखकर चुपके से उसके हाथ में एक छोटी सी पर्ची थमा दी। उस पर्ची पर सिर्फ एक मोबाइल नंबर लिखा था और वो नंबर अनुराग का था। अगर समय के हिसाब से देखा जाए तो उस वक्त साल 2019 था और प्रगति की उम्र महज 16 साल थी। उसके पास अपना मोबाइल फोन भी नहीं था। ऐसे में एक रात जब घर के सभी लोग गहरी नींद में सो गए तो उसने अपने पिता का मोबाइल उठाया और उसी नंबर पर कॉल कर दिया। उस पहली बातचीत में दोनों ने काफी देर तक बातें की। फोन रखने के बाद प्रगति ने बड़ी सावधानी से कॉल हिस्ट्री और नंबर अपने पिता के मोबाइल से डिलीट कर दिया। इसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा। रात के सन्नाटे में चोरी छिपे होने वाली फोन पर बातचीत धीरे धीरे मुलाकातों में बदल गई। प्रगति की मौसी का घर औरैया शहर के पास था, जहां वो अक्सर अपनी मां के साथ जाया करती थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो मंदिर जाने का बहाना बनाकर चुपचाप निकल जाती और अनुराग से मिलने एक होटल के कमरे में पहुंच जाती। ऐसा सिर्फ एक दो बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। इस दौरान दोनों अपने रिश्ते में बेहद खुश थे और भविष्य के सुनहरे सपने देखने लगे थे। शुरुआत में दोनों परिवारों को उनके इस प्रेम संबंध की जरा भी भनक नहीं लगी, लेकिन सच आखिर कब तक छिपा रहता। कुछ समय बाद दोनों परिवारों को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। ये खबर सामने आते ही दोनों परिवारों में हंगामा मच गया। प्रगति के परिवार ने इस रिश्ते का सख्त विरोध किया। उनकी नजर में अनुराग न सिर्फ दुश्मन परिवार का लड़का था, बल्कि उसके परिवार के साथ पहले से चल रहे जमीन के विवाद ने इस रिश्ते को और भी असंभव बना दिया था। लेकिन दूसरी ओर प्रगति किसी भी कीमत पर अनुराग से ही शादी करना चाहती थी। इसी बात को लेकर घर में आए दिन बहस और झगड़े होने लगे। परिवार उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़ी रही। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि परिवार और प्रगति के बीच रिश्तों में तनाव लगातार बढ़ता चला गया। प्रगति की अनुराग से शादी करने की जिद अब जुनून का रूप ले चुकी थी। वो किसी भी कीमत पर उसी से शादी करना चाहती थी। परिवार जब भी उसे समझाने की कोशिश करता, वो अपनी बात पर अड़ जाती। हालात तो इतने बिगड़ गए कि एक बार परिवार पर दबाव बनाने के लिए प्रगति ने अपनी कलाई तक काट ली। इससे साफ था कि वो अनुराग के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। दरअसल अनुराग उसे एक ऐसी जिंदगी के सपने दिखाता था जिसमें सिर्फ दौलत, ऐशो आराम और खुशियां थीं। वो खुद को बेहद अमीर बताता और भविष्य में उसे हर सुख सुविधा देने के बड़े बड़े वादे करता। प्रगति ने उसकी हर बात पर यकीन कर लिया था। उसे लगता था कि अगर उसकी शादी अनुराग से हो गई तो उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी बीच साल 2019 में उसकी बड़ी बहन पारुल की शादी एक बेहद संपन्न यादव परिवार के बड़े बेटे संदीप यादव से हो गई। शादी के बाद जब प्रगति अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जाती तो वहां की सुख सुविधाएं, बड़ा घर और संपन्न जीवन देखकर उसके मन में भी वैसी ही जिंदगी जीने की चाह और गहरी होती चली गई। अब एक तरफ बहन का आलीशान जीवन था और दूसरी तरफ अनुराग के सुनहरे वादे। इन दोनों बातों ने उसके मन में अमीर बनने और आराम की जिंदगी जीने की चाह पैदा कर दी। लेकिन प्रगति ये भी अच्छी तरह जानती थी कि दोनों परिवारों के बीच सालों से चले आ रहे जमीन के विवाद के कारण उसकी और अनुराग की शादी होना लगभग नामुमकिन था। और अगर किसी तरह शादी हो भी जाती तो अनुराग की असल आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो उसे वैसी शानदार जिंदगी दे पाता जिसके सपने वो देख रही थी। प्रगति की ख्वाहिश सिर्फ अनुराग से शादी करने की नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक अमीर जीवन जीने की भी थी। यही लालच धीरे धीरे उसके मन में एक ऐसी खतरनाक योजना को जन्म देने लगी जिसने आगे चलकर इस पूरे मामले को एक बेहद भयानक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। साल 2022 में उसकी नजर अपनी बड़ी बहन के ससुराल पर गई, जो आर्थिक रूप से
बेहद संपन्न परिवार था। उसी परिवार का छोटा बेटा दिलीप यादव उस समय कुंवारा था। प्रगति अक्सर अपनी बहन पारुल से मिलने उसके ससुराल जाया करती थी, जबकि दिलीप भी समय समय पर अपनी भाभी पारुल के मायके आता जाता रहता था। इसी दौरान दोनों की मुलाकातें होने लगी। धीरे धीरे प्रगति ने दिलीप को अपने मकसद तक पहुंचने का सबसे आसान जरिया समझ लिया और यहीं से उसने अपने अगले कदम की तैयारी शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस के सामने जो कहानी निकल कर आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। पुलिस के मुताबिक प्रगति ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए सबसे पहले दिलीप से दोस्ती की, फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे वो उसके बेहद करीब आती चली गई। वक्त के साथ उसने दिलीप को इस बात का पूरा यकीन दिला दिया कि वो उससे सच्चा प्यार करती है, लेकिन पुलिस का दावा है कि ये प्यार नहीं बल्कि एक बेहद सोची समझी साजिश थी। आरोपों के अनुसार प्रगति ने कुछ दिनों या महीनों तक नहीं बल्कि पूरे 3 साल तक अपने असली इरादों को छिपाए रखा। इस दौरान उसने दिलीप के सामने ऐसा व्यवहार किया कि उसे कभी उस पर शक नहीं हुआ। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इसी दौरान प्रगति ने दिलीप की मुलाकात अनुराग से भी करवा दी। उसने अनुराग को सिर्फ अपना एक परिचित बताकर दोनों के बीच दोस्ती करा दी। धीरे धीरे दिलीप और अनुराग अच्छे दोस्त बन गए। दिलीप को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति को वो अपना दोस्त समझ रहा है वही उसकी पत्नी का प्रेमी है और दोनों मिलकर उसके खिलाफ एक खतरनाक साजिश बुन रहे हैं। पुलिस के अनुसार अनुराग और प्रगति ने दिलीप के भरोसे, उसके सीधे साधे स्वभाव और उसकी मासूमियत का पूरा फायदा उठाया। दोनों बेहद सोच समझकर एक एक कदम आगे बढ़ाते रहे ताकि सही समय आने पर अपनी पूरी योजना को अंजाम दे सकें। इसी योजना के तहत प्रगति ने दिलीप को पूरी तरह अपने प्रेम के विश्वास में बांध लिया। उसने उसे ये एहसास कराया कि वो उससे बेहद प्यार करती है और उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। दिलीप ने भी इस प्यार पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। वो प्रगति के प्रेम में इस कदर डूब गया कि परिवार के विरोध के बावजूद उसी से शादी करने की जिद पर अड़ गया। आखिरकार परिवार को भी उसकी इच्छा के आगे झुकना पड़ा और दोनों की शादी हो गई। इसी के साथ प्रगति की कथित योजना का पहला चरण सफल हो गया। शादी के बाद उसने पूरे परिवार का दिल जीतने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने स्वभाव और सेवा भाव से उसने खुद को एक आदर्श बहू के रूप में पेश किया। परिवार का हर सदस्य उस पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगा, जबकि प्रगति के मन में शुरुआत से ही एक अलग और कहीं अधिक खतरनाक योजना चल रही थी। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद 10 मार्च 2025 को प्रगति अपने मायके लौट गई। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन प्रगति के मन में एक ऐसी साजिश पल रही थी जिसका अंत बेहद खौफनाक होने वाला था। जांच के अनुसार 17 मार्च को प्रगति उसी होटल पहुंची जहां वो पहले भी कई बार अनुराग से मिला करती थी। पुलिस का दावा है कि इसी मुलाकात के दौरान दोनों ने अपनी योजना के अंतिम चरण पर विस्तार से चर्चा की और दिलीप की हत्या की पूरी साजिश को अंतिम रूप दिया। शुरुआत से ही प्रगति का मकसद दिलीप को अपने प्रेम के जाल में फंसाना और सही समय आने पर उसकी हत्या करवा देना था। इस पूरी योजना के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य दिलीप के परिवार की संपत्ति और पैसों का फायदा उठाना था, ताकि बाद में वो अनुराग के साथ वैसी ही आलीशान और ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। इस साजिश को अंजाम देने के लिए अनुराग ने अपने चचेरे भाई दुर्लभ यादव को भी अपने साथ शामिल कर लिया। पुलिस के अनुसार दुर्लभ का पहले से ही आपराधिक और मारपीट जैसे मामलों से संबंध रहा था। योजना समझने के बाद दुर्लभ ने अपने दोस्त रामजी नागर से संपर्क किया, जो कई गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका था और इलाके का एक कुख्यात अपराधी माना जाता था। रामजी नागर ने दिलीप की हत्या करने के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी मांगी। दोनों पक्षों के बीच ये तय हुआ कि 1 लाख रुपए हत्या से पहले दिए जाएंगे, जबकि बाकी 1 लाख रुपए वारदात को अंजाम देने के बाद चुकाए जाएंगे। लेकिन अनुराग और प्रगति के पास इतनी बड़ी रकम मौजूद नहीं थी। ऐसे में प्रगति ने बेहद चालाकी से शादी में मिले हुए कैश और नकद उपहारों में से करीब 70,000 रुपए इकट्ठा किए। इसके बावजूद 30,000 रुपए की कमी रह गई। जांच के अनुसार ये रकम भी उसने एक बहाना बनाकर खुद दिलीप से ही ले ली। दिलीप को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पत्नी पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, उसी के कहने पर दिए गए उसके अपने पैसे उसकी हत्या की सुपारी चुकाने में इस्तेमाल किए जा रहे थे। पुलिस के अनुसार यही इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक
और चौंकाने वाला पहलू था। एक तरफ प्रगति ने किसी तरह शुरुआती 1 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया, तो दूसरी ओर अनुराग बाकी 1 लाख रुपए जुटाने में लगा रहा। जैसे ही पूरे 2 लाख रुपए इकट्ठे हुए, तब इस साजिश में कुल 5 लोग शामिल हो चुके थे। प्रगति, अनुराग का चचेरा भाई दुर्लभ यादव, रामजी नागर और उसका साथी शिवम यादव। इन सभी ने मिलकर दिलीप की हत्या की पूरी योजना तैयार की। उन्होंने ऐसा समय चुना जब दिलीप काम से अकेले लौट रहा हो, ताकि उस पर आसानी से हमला किया जा सके। साथ ही पूरी वारदात को सड़क दुर्घटना का रूप देने की भी योजना बनाई गई, जिससे किसी को हत्या का शक ना हो और पुलिस की जांच भी लंबे समय तक गुमराह रहे। 19 मार्च 2025 की शाम दिलीप रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसने अपनी पत्नी प्रगति को फोन किया और बातचीत के दौरान अनजाने में अपनी लोकेशन भी बता दी। पुलिस के मुताबिक यही वो पल था जिसका आरोपियों को इंतजार था। जैसे ही प्रगति को दिलीप की सटीक लोकेशन पता चली, उसने तुरंत इसकी जानकारी अनुराग को दे दी। जानकारी मिलते ही अनुराग अपने साथ रामजी नागर, दुर्लभ यादव और शिवम यादव को लेकर उस रास्ते पर पहुंचा जहां से दिलीप गुजरने वाला था। अनुराग ने तीनों को दिलीप की पहचान कराई और ये सुनिश्चित किया कि वो अपने निशाने को ठीक से पहचान चुके हैं। इसके बाद वो वहां से निकल गया, जबकि बाकी तीनों ने दिलीप का पीछा करना शुरू कर दिया। जांच के दौरान पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी मिले, जिनमें आरोपी दिलीप के पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। जांच के मुताबिक जैसे ही दिलीप एक सुनसान इलाके में पहुंचा, आरोपियों ने उसकी हाइड्रा मशीन रुकवा ली। उन्होंने खुद को मुसीबत में फंसा हुआ दिखाते हुए कहा कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे बाहर निकालने के लिए मदद चाहिए। दिलीप को उनकी असली मंशा का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसने इंसानियत के नाते बिना किसी शक के उनकी मदद करने के लिए हामी भर दी। पुलिस का यह भी कहना है कि जिस तरह प्रगति और अनुराग ने पूरे घटनाक्रम की योजना बनाई, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कानून का कोई डर नहीं था। शुरुआती योजना से लेकर हत्या की सुपारी देने, लोकेशन साझा करने और वारदात को दुर्घटना का रूप देने तक हर कदम पहले से तय रणनीति का हिस्सा था। लेकिन आखिरकार तकनीकी सबूतों और पुलिस जांच ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। जांच के दौरान सामने आए आरोपों के आधार पर पुलिस का मानना है कि प्रगति का झुकाव अनुराग की शख्सियत से ज्यादा उसकी दिखावटी और आलीशान जीवन शैली की ओर था। पुलिस के मुताबिक इसी लालच ने उसे ऐसा फैसला लेने के लिए प्रेरित किया जिसने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। उसने एक सीधे सादे भरोसा करने वाले दिलीप को अपने प्रेम जाल में फंसाया और लगभग 3 सालों तक उससे सच्चे प्यार का नाटक करती रही। पुलिस का दावा है कि इस साजिश के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि संपत्ति और पैसों की लालसा भी एक बड़ी वजह थी। आरोपों के अनुसार प्रगति ने यह भी नहीं सोचा कि उसके इस कदम से उसकी अपनी बड़ी बहन पारुल का बसा बसाया परिवार पूरी तरह बिखर जाएगा और उसकी जिंदगी पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। प्रगति के इस एक फैसले ने कई लोगों की खुशियां छीन ली और कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। हालांकि ये मामला अभी अदालत में चल रहा है। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की सुनवाई जारी है। अदालत सभी गवाहों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद ही अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। इसलिए ये याद रखना बेहद जरूरी है कि जब तक अदालत किसी आरोपी को दोषी घोषित नहीं करती, तब तक कानून की नजर में सभी आरोपी निर्दोष माने जाते हैं। इसी के साथ दिलीप यादव हत्याकांड की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपने वीडियो को आखिर तक देखा तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।